ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये एक सिविलाइजेशनल क्लैश था। एक तरफ थे शकास, जो अब इंडियनाइज्ड हो चुके थे, लेकिन उनके रूट्स बाहर के थे, और दूसरी तरफ थे गुप्तास, जो खुद को भारत की लेजिटिमेट रूलर्स के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे। और धीरे धीरे चंद्रगुप्ता ने वेस्टर्न क्षत्रप रूलर्स को हराना शुरू किया। सबसे बड़ी जीत मानी जाती है रुद्रसिम्हा तेतरा की हार, जो आखिरी वेस्टर्न क्षत्रप रूलर थे। उनकी हार के साथ ही शाका एम्पायर का अंतिम कर्टन गिर गया। अब न उनके कॉइन्स मिंट हो रहे थे, न रॉयल इंस्क्रिप्शंस निकल रहे थे, और जो कभी इंडो साइरियन पावर थी वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई। लेकिन एम्पायर का अंत एक हार नहीं था, बल्कि एक ट्रांजिशन था, क्योंकि शक रूलर्स भले हार गए, उनकी कल्चरल इम्प्रिंट मिटी नहीं। वो अब इंडियन डीएनए, ट्रेडिशंस और लेजेंड्स का हिस्सा बन चुके थे। आज भले हमें ये एक पवित्र नगरी लगे, महाकाल के दर्शन का केंद्र, लेकिन एक जमाना था जब ये शाका एम्पायर का शाइनिंग कैपिटल हुआ करता था। यहाँ से वेस्टर्न क्षात्रप्स ने अपने सिक्के चलाए, इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, और यही शहर उनकी सत्ता का आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड भी बना। लेकिन समय एक जगह नहीं टिकता, और जब चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य का दबाव बढ़ा तो सबसे बड़ा झटका शकास को 395 AD में लगा, जब उज्जैन पर गुप्ता एम्पायर का कंट्रोल पूरी तरह से स्थापित हो गया। अब बात सिर्फ टेरिटरी की नहीं थी, ये डिफीट सिंबॉलिक भी थी, क्योंकि उज्जैन सिर्फ शक सत्ता की राजधानी नहीं था, वो उनके आखिरी सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सेंटर के रूप में भी जाना जाता था। इसी शहर में शाका रूलर्स ने अपनी सबसे सुंदर संस्कृत इंस्क्रिप्शंस बनवाई थीं। यही वो जगह थी जहां से उन्होंने खुद को भारतीय आइडेंटिटी में मर्ज करना शुरू किया था। लेकिन जब 395 AD में गुप्ता फोर्सेस ने इसे अपने अधीन कर लिया, तो सिर्फ एक शहर नहीं टूटा, बल्कि एक पूरी लेगेसी टूट गई। उज्जैन के पतन के साथ ही शका आइडेंटिटी का ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल रूप पूरी तरह से खत्म हो गया।